नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा रहस्य सुलझाने वाले हैं जो हर बिजनेस के लिए जरूरी है, नंबरों का रहस्य। इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए राजू से। राजू एक बिजनेस ओनर है जिसने पूरे साल बड़ी ही मेहनत और सावधानी से अपने सारे लेन-देन का हिसाब किताब रखा है। अब साल खत्म हो रहा है और अपना फाइनल प्रॉफिट निकालने से पहले राजू को ये चेक करना है कि क्या उसका सारा गणित बिल्कुल सही है या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये गणित आपस में मैच ही ना करे? मतलब जब एक अकाउंटेंट या राजू जैसा बिजनेस ओनर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करे और अचानक पता चले कि आंकड़ों में तो कुछ झोल है, तब वो क्या करेगा? बस यही हमारा आज का सबसे बड़ा रहस्य है, द ग्रेट टैली हंट। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, द अल्टीमेट हेल्थ चेक, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इसे आप अकाउंटिंग की दुनिया का थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। दरअसल ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की पूरी समरी दिखाता है। इसके 3 मेन गोल होते हैं। पहला, खातों की गणितीय सटीकता यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। दूसरा, छिपी हुई गलतियों को ढूंढना। और तीसरा, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने में मदद करना। इसे विजुलाइज करने के लिए एक पुराने जमाने के तराजू की कल्पना कीजिए। इस तराजू के एक पल्ले पर राजू अपनी सारी संपत्तियां जैसे कैश, अपना स्टील का ठेला और मसालों का स्टॉक डेबिट के रूप में रखता है, और दूसरे पल्ले पर वो अपनी सारी देनदारियां जैसे बैंक का लोन या कैपिटल क्रेडिट के रूप में रखता है। अब इस तराजू को बैलेंस करने के लिए राजू 3 कॉलम वाले बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करता है। पहले में अकाउंट का नाम, दूसरे में डेबिट बैलेंस और तीसरे में क्रेडिट बैलेंस। उसे पूरी उम्मीद है कि हर डेबिट के लिए एक बराबर क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन रुकिए, आज ऐसा नहीं हुआ। टोटल मैच नहीं कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि राजू की नाव में कहीं ना कहीं कोई छेद जरूर है। और यहीं से शुरू होती है हमारी जांच, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे उन गलतियों की जो बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल होती हैं। राजू अपना जासूसी चश्मा पहनता है, लेकिन उसे जल्दी एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। सच्चाई ये है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका सारा हिसाब सच और सही है। कुछ गलतियां ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, जैसे कि सिद्धांत की गलतियां यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्षतिपूरक गलतियां यानी कंपनसेटिंग एरर्स और पूरी तरह से भूल जाने वाली कंप्लीट ओमिशन। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब राजू अपने काम के लिए एक नया प्रोफेशनल मिक्सर खरीदता है। अब ये मिक्सर एक एसेट यानी संपत्ति है, लेकिन राजू गलती से इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के खाते में खर्चे के रूप में दर्ज कर लेता है। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस तो आराम से टैली हो जाएगा क्योंकि पैसा तो गया, लेकिन राजू का जो प्रॉफिट दिखेगा ना, वो पूरी तरह से गलत होगा। या फिर कॉम्पेंसेटिंग एरर्स को ही ले लीजिए। मान लीजिए राजू सेल्स गिनते टाइम गलती से 100 रुपए ज्यादा जोड़ लेता है, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन वो अपने किसी वेंडर को 100 रुपए का ज्यादा पेमेंट भी कर देता है। अब क्या हुआ? एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया। ये दोनों गलतियां एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं और ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल छिप जाती हैं। खैर, अदृश्य गलतियों के बाद अब बारी आती है उन विजिबल मिस्टेक्स की, जो सच में ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बिगाड़ देती हैं और आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। ये वो गलतियां हैं जो छिपती नहीं हैं। इनमें शामिल है पार्शियल ओमिशन, जैसे राजू ने गल्ले में कैश आने की एंट्री तो कर ली, लेकिन ये लिखना भूल गया कि वो पैसे दिए किसने। और दूसरी हैं एरर्स ऑफ कमीशन, जो बेसिकली क्लर्क लेवल की गलतियां होती है, जैसे गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लेना या फिर गलत जोड़ लगा देना। आइए यहाँ कुछ अकाउंटिंग जार्गन्स को डीकोड करते हैं। एक टर्म है कास्टिंग एरर्स। अगर राजू का असिस्टेंट छोटू परचेज बुक में स्ट्रीट फूड के सामान का टोटल करते टाइम गलती कर दे तो उसे एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। अगर टोटल कम लगाया तो उसे अंडरकास्टिंग कहते हैं, और अगर ज्यादा लगा दिया तो ओवरकास्टिंग। इसी तरह एक और बड़ी ही कॉमन लेकिन मजेदार गलती होती है आंकड़ों का उलटफेर या ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स। जरा सोचिए, छोटू ने समोसे की एक प्लेट बेची 54 रुपए की, लेकिन लिखते टाइम जल्दी जल्दी में उसे 45 रुपए लिख दिया। बस नंबर आगे पीछे हुए और सारा हिसाब गड़बड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि राजू करेगा क्या? इन सब से निपटने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है, द सस्पेंस अकाउंट शेल्टर। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, रात काफी हो चुकी है, राजू बहुत थका हुआ है और घर जाना चाहता है, लेकिन उसकी किताबों में ठीक 50 रुपए का अंतर आ रहा है। अब वो क्या करे?
वो उस बेमेल 50 रुपये को उठाता है और फिलहाल के लिए एक टेम्पररी होल्डिंग सेल या बॉक्स में बंद कर देता है। इसी टेम्पररी शेल्टर को अकाउंटिंग में सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। ये खाता तब बहुत काम आता है जब आपका ट्रायल बैलेंस लाख कोशिशों के बाद भी टैली होने से इनकार कर दे और आपको आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हों। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है। ये सस्पेंस बॉक्स सिर्फ टेम्पररी है, आप इसे हमेशा के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी गलतियां ढूंढनी होंगी, उन्हें सुधारना होगा और फिर इस सस्पेंस बॉक्स को हमेशा के लिए क्लोज करना होगा। तो चलिए अगले दिन चलते हैं और खोलते हैं राजू का इन्वेस्टिगेशन लॉग, जहां वो असल जासूसी शुरू करता है। राजू अपने लेजर की जांच शुरू करता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटेंट कभी भी गलतियों को मिटाने के लिए इरेजर या व्हाइट आउट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो प्योर लॉजिक और करेक्शन एंट्रीज का इस्तेमाल करके गलत डेबिट या क्रेडिट के असर को खत्म करते हैं। अपने इन्वेस्टिगेशन लॉग में राजू एक बड़ी गलती पकड़ता है। उसने किराए के लिए 500 रुपये दिए थे, लेकिन गलती से उसे सीधे मकान मालिक के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब इसे ठीक करने के लिए वो क्या करेगा? वो एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करेगा। वो सही अकाउंट यानी रेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और मकान मालिक के अकाउंट को क्रेडिट करके उस गलती का असर एकदम जीरो कर देगा। इस पूरी प्रोसेस में राजू बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, वो अफेक्टेड अकाउंट की पहचान करता है। दूसरा, वो देखता है कि डेबिट या क्रेडिट में कितना पैसा ज्यादा या कम है। तीसरा, वो अकाउंट को सही करने के लिए डेबिट या क्रेडिट करता है। और आखिर में सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करके अपनी एंट्री को कंप्लीट कर लेता है। और इसी तरह जैसे ही आखिरी बचे हुए 50 रुपये का पता चलता है कि वो किसी अंडरकास्टिंग की वजह से था, सारी राशियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है और फाइनली सस्पेंस अकाउंट को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ यानी बंद कर दिया जाता है। राजू की मेहनत सफल हुई। तो इस पूरी कहानी के बाद हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। अगर एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला, पूरी तरह से टैली किया हुआ ट्रायल बैलेंस भी अपने अंदर अदृश्य गलतियों को छिपा सकता है, तो क्या सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी इस बात की पक्की गारंटी है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है? सोचिएगा जरूर। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं, जहां एक अकाउंटेंट का काम सिर्फ हिसाब किताब रखने वाले का नहीं होता, बल्कि एक फाइनेंशियल जासूस का बन जाता है। इस पूरी चर्चा में हम फिनाइकोलॉजी कॉमिक वर्कबुक के हमारे जाने माने किरदार राजू के बिजनेस का उदाहरण लेंगे। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से एंट्री बाय एंट्री देखेंगे कि रियल लाइफ में ये गलतियां कैसे होती हैं और सबसे जरूरी बात, इन्हें कैसे सुधारा जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स बिल्कुल मैच कर रही हैं, तो मतलब अकाउंट्स में कोई गलती है ही नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। बुक कीपिंग में परफेक्ट बैलेंस का यह भ्रम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज की इस चर्चा में हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। हम उन अदृश्य गलतियों को खोजेंगे जो ट्रायल बैलेंस में छिप जाती हैं, और उन दृश्य गलतियों को भी देखेंगे जो पूरा बैलेंस बिगाड़ देती हैं। इसके साथ ही हम सस्पेंस अकाउंट जैसे कमाल के टूल्स का इस्तेमाल करके सब कुछ वापस ट्रैक पर लाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस परफेक्ट बैलेंस के भ्रम पर बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा, एक पूरी तरह से टैली होने वाला ट्रायल बैलेंस भी सतह के नीचे बड़ी बड़ी गलतियों को छिपा सकता है। ये ऐसी गलतियां हैं जो सिस्टम के रडार में आती ही नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फाइनेंशियल नंबर्स को खोखला कर देती हैं। एक फाइनेंशियल जासूस के तौर पर हमें इन 4 मुख्य अपराधियों पर नजर रखनी होती है। पहला है कमीशन की गलतियां, यानी गलत टोटलिंग या पोस्टिंग। दूसरा है छू की गलतियां, जहां कोई एंट्री ही छूट जाती है। तीसरा है सिद्धांत की गलतियां, जो सीधे तौर पर अकाउंटिंग के रूल्स को तोड़ती हैं। और चौथा है भरपाई करने वाली गलतियां, जहां 2 अलग अलग गलतियां मिलकर एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अदृश्य हैं। ये बहुत ही चालाक होती हैं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती। उदाहरण के लिए, वो जो भरपाई करने वाली गलतियां थी ना, मान लीजिए राजू ने एक दिन अपनी कैश सेल 100 रुपये ज़्यादा गिन ली और उसी दिन अपने एक वेंडर लाला प्रोविजंस को 100 रुपये ज़्यादा दे दिए। एक तरफ ज़्यादा डेबिट, दूसरी तरफ ज़्यादा क्रेडिट, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ट्रायल बैलेंस एकदम सही दिखा। चलिए सिद्धांत की गलती को राजू के ही एक और प्रैक्टिकल केस से समझते हैं।
राजू ने अपने मसाले पीसने के काम के लिए 5,000 रुपए कैश देकर एक हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। अब ये एक स्थायी संपत्ति है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन उसके असिस्टेंट ने क्या किया, उसने इसे भूल से इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट में दर्ज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट तो बराबर रहे, लेकिन राजू का असली प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया और बिजनेस की एसेट्स भी कम दिखीं। तो सवाल यह है कि इन अदृश्य और छिपी हुई गलतियों को सुधारा कैसे जाए। आइए लॉजिक का इस्तेमाल करके देखते हैं कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। राजू वाले मिक्सर ग्राइंडर के केस में सुधार का तरीका बहुत सीधा है। हम गलत एंट्री की तुलना उस सही एंट्री से करते हैं जो होनी चाहिए थी। गलत एंट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल बेवजह डेबिट हो गया था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बस हमारा कैपिटल एक्सपेंस सही जगह पर आ गया। अब इस स्थिति को देखिए, इसे कहते हैं पूरी तरह से चूक या कंप्लीट ओमिशन। मान लीजिए राजू ने किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए 2,500 रुपए की लंच बॉक्स सर्विस दी, लेकिन इसे बुक्स में लिखना ही भूल गया। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जीरो रहे, ट्रायल बैलेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसे सुधारना सबसे आसान है, बस वही एंट्री पूरी तरह से दर्ज कर दीजिए जो शुरुआत में होनी चाहिए थी। अब हम उन गलतियों की तरफ मुड़ते हैं जो दृश्य यानी विजिबल होती हैं। ये वो गलतियां हैं जो छिपती नहीं हैं, बल्कि ये डबल एंट्री सिस्टम को सीधा तोड़ देती हैं और ट्रायल बैलेंस को पूरी तरह से असंतुलित कर देती हैं। ये कमीशन की गलती का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए 25,000 का पेमेंट हुआ, कैशबुक में एकदम सही लिखा गया, लेकिन लेजर में पोस्ट करते समय एक जीरो छूट गया। सिर्फ 2,500 रुपए दर्ज हुए। एक पक्ष तो सही रहा, लेकिन दूसरा पक्ष बुरी तरह से लड़खड़ा गया। और इसका नतीजा 22,500 रुपए की भारी कमी। ये वो सटीक रकम है जो ट्रायल बैलेंस के एक साइड से बिल्कुल गायब है। यही वो पल होता है जहां परफेक्ट बैलेंस का सारा भ्रम एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है। अब जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है और बिजनेस की रिपोर्ट्स बनाने का समय आ चुका होता है, तो ऐसे संकट में एक अस्थायी हीरो की एंट्री होती है, और वो है सस्पेंस अकाउंट। आसान भाषा में कहें तो सस्पेंस अकाउंट सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट है। यहां ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को टेम्पररी रूप से पार्क कर दिया जाता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समय पर बन सकें, और इस बीच बैकग्राउंड में जासूसी चलती रहती है कि आखिर ये एक तरफा गलती कहां छुपी है। इन गलतियों को सुधारने का प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले उस अकाउंट को पहचानिए जहां गड़बड़ हुई है, फिर देखिए कि अमाउंट ज्यादा दर्ज हुआ है या कम। उसके बाद उस अकाउंट को सही करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कीजिए, और दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करके एंट्री पूरी कर दीजिए। इससे कोई नया असंतुलन पैदा नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है ताकि इनविजिबल गलतियों का केस हमेशा के लिए बंद किया जा सके। इस आंशिक चूक यानी पार्शियल ओमिशन को देखिए। हमारे राजू वाले केस में राजू को अपने कस्टमर सुरेश से 1,500 रुपए कैश मिले। कैश बुक में तो एकदम सही एंट्री हो गई, लेकिन वो सुरेश के पर्सनल लेजर अकाउंट में से पोस्ट करना ही भूल गया। अब क्रेडिट साइड 1,500 रुपए से शॉर्ट हो गया। इसे सुधारने के लिए हम सुरेश के अकाउंट को 1,500 से क्रेडिट करेंगे और डिफरेंस क्लियर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए कि परचेज बुक का टोटल करते समय गलती से 1,000 रुपए कम गिने गए, तो बस परचेज अकाउंट को 1,000 से डेबिट कीजिए और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। वो खोई हुई वैल्यू बहुत ही खूबसूरती से वापस अपनी जगह आ जाएगी। है ना कमाल का तरीका? लेकिन अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए, अगर कुछ गलतियां पकड़ में ही ना आए और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, तो हमारे असली प्रॉफिट का क्या होगा? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी कितनी अनदेखी गलतियां चुपचाप अगले साल में खिसक जाती होंगी, बस एक तेज तरार अकाउंटेंट के इंतजार में। तो इस एक्सप्लेनेरियर में बस इतना ही। उम्मीद है कि अकाउंटिंग की ये जासूसी आपको बहुत दिलचस्प लगी होगी। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम सीधे चलेंगे फाइन इकोलॉजी नाम की एक कंपनी के अंदर, जहां एक बहुत ही अजीब सा फाइनेंशियल रहस्य सामने आया है। हम एक तरह से फोरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं और इन बही खातों में छिपी बारीकियों को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक कंपनी में दिन रात लेन देन चल रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अचानक जब ऑडिट का टाइम आता है तो लेजर आपस में मैच करने से ही मना कर देते हैं। एक ऐसा लेजर जो कोऑपरेट ही ना करे, वो सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाता है।
और आज हम सब मिलके इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। और ये रहा हमारा मेन प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। जी हाँ, फिनिकोलॉजी का ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में पूरे 1000 रुपए से शॉर्ट हो रहा है। सुनने में शायद छोटा अमाउंट लगे, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में एक सिंगल रुपए का भी गायब होना पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। ये 1000 रुपए का गैप एक ऐसा ड्रामा क्रिएट कर चुका है जिसे हमें जल्द से जल्द फिक्स करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैसा गायब कहाँ हुआ। हम बात करेंगे कास्टिंग एरर्स की, यानी एक बहुत ही सिंपल सी गणित की गलती के बारे में। अब अकाउंटिंग टर्म्स में इसे कास्टिंग एरर या टोटलिंग की गलती कहते हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री गायब नहीं होती। आपका वही खाता बिल्कुल सही है। दिक्कत बस इतनी होती है कि एक सब्सिडियरी बुक का जो टोटल निकाला गया है ना, बस उसी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब सारा डेटा अपनी जगह पर है, बस उन्हें जोड़ने वाले गणित ने धोखा दे दिया। चलिए इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। यहाँ हमारे पास छोटू नाम का एक बुककीपर है जिसने मार्च महीने की परचेज बुक का टोटल किया। अब देखिए, असली ग्रोसरी इनवॉइस का जो एक्चुअल टोटल था वो 10,000 रुपए होना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन की एक छोटी सी चूक की वजह से छोटू ने टोटल लिख दिया सिर्फ 9,000 रुपए। इसे हम अंडरकास्टिंग कहते हैं। और बस ठीक इसी पल वो 1000 रुपए का गैप क्रिएट हो गया जिसने इस पूरी कंपनी की नींद उड़ा दी है। अब हम ट्रेस करेंगे कि छोटू की ये एक छोटी सी गलती कैसे पूरी कंपनी के लेजर्स में एक रिपल इफेक्ट, यानी एक के बाद एक कई सारी गड़बड़ियां पैदा कर देती है। जब एक पक्ष विफल हो जाता है तो क्या होता है? क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जब इस महीने के टोटल को परचेज अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर किया गया तो वहां उसे 10,000 की जगह सिर्फ 9,000 रुपए का ही डेबिट मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो अलग अलग वेंडर्स थे उनके अकाउंट में तो पूरे 10,000 रुपए का क्रेडिट सही चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? एक बहुत ही क्लियर वन साइडेड एरर जिसने पूरे ट्रायल बैलेंस को हिला के रख दिया है। और यहीं पर हमारे इस फॉरेंसिक स्टोरी के असली हीरो की एंट्री होती है, सस्पेंस अकाउंट, जो ऑडिटर्स के लिए एक होल्डिंग पेन की तरह काम करता है। ये सस्पेंस अकाउंट किसी जादू की छड़ी या एक मैजिक नोटपैड की तरह काम करता है। होता क्या है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑडिटर इस डिफरेंस को उठाकर इस टेम्परेरी अकाउंट में डाल देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम चालू रख सकती है। तो बेसिकली ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, बल्कि एक होल्डिंग पेन है जो सिस्टम को बीच में रोकने नहीं देता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब जब हमें छोटू की गलती का पता चली गया है तो हम इस विसंगति को ठीक कैसे करेंगे? ये रही वो रेक्टिफाइंग या सुधारने वाली जर्नल एंट्री। परचेज बुक में जो 1000 रुपए कम लिखे गए थे उन्हें वापस लाने के लिए हमारे ऑडिटर राजू ने परचेज अकाउंट को 1000 रुपए से डेबिट कर दिया। इससे वो कमी पूरी हो गई और साथ ही सस्पेंस अकाउंट को 1000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। ऐसा करते ही वो जो टेम्परेरी होल्डिंग पेन था ना, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। अब हम उस आहा मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिनिकोलॉजी का लेजर चेक, यानी द ग्रैंड फिनाले। तो ये राजू का सस्पेंस अकाउंट लेजर है और ये बिल्कुल डायनामिक तरीके से काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस में एक्चुअल शॉर्टेज 1250 रुपए की थी। उसके बाद सुरेश के अकाउंट में एक और पार्शियल ओमिशन था जिसे 1500 रुपए के डेबिट से फिक्स किया गया और क्रेडिट साइड में छोटू वाली 1000 रुपए की कास्टिंग एरर को फिक्स कर दिया गया है। इन सारी रियल वर्ल्ड गलतियों को एक साथ एडजस्ट करने के बाद हमारी नई शॉर्टेज अब 1750 रुपए पर आकर परफेक्टली बैलेंस हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक असली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें एक बात तो समझ आ गई कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स लिखना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डायनामिक और जिंदा सिस्टम है। पर अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, आज के टाइम में दुनिया भर में ऐसी कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स होंगी जो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए या अपना काम चलाते रहने के लिए ऐसे ही टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट्स पर टिकी हुई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो ऑडिटिंग की इस छुपी हुई दुनिया की असली सच्चाई बयां करता है। इस पर जरूर सोचिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।